गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग विशाल। 2-3 मिनट वेट करते हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने का। इन द मीन टाइम मैं कुछ क्वेश्चंस तैयार कर देता हूँ आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? मुझे तो केमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट लगा सर। केमिस्ट्री 100 मतलब पूरा आ गया? नहीं, केमिस्ट्री का ज्यादा डिफिकल्ट लगा सब में से। अरे केमिस्ट्री का ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? क्यों, लेंदी लेंदी लगा या मतलब क्वेश्चन टफ लगे? क्वेश्चन ही समझ भी नहीं रहा थे बाकी क्वेश्चन। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? ज्यादा नहीं किया शायद। अच्छा, पेपर ये करें, डिस्कस करना है कुछ क्वेश्चन उसमें से। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सर। अच्छा ठीक है। और बाकी कंचन तुम्हारा कैसा गया? आवाज नहीं आई कंचन तुम्हारी, बीच में ब्रेक हो गई। मीडियम। अच्छा क्योंकि पेपर मैंने देखा था, पेपर इतना ऐसा डिफिकल्ट नहीं था उसमें। हाँ, वो कुछ कुछ क्वेश्चन जिसमें बैलेंसिंग वगैरह करनी थी उसमें टाइम लग जाता है, तो उनको तो छोड़ के आखिरी के लिए रखना था। बाकी क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट करना था। मतलब जैसे अपन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस और ये सब करते हैं, उनसे तो काफी आसान ही था। ऑल राइट, अभी और कोई नेक्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट प्लान है आपका अगले हफ्ते? नहीं, आवाज नहीं है विशाल, दोबारा बोलो। नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो इन क्वेश्चंस का आंसर दो बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस डिस्कशन। फिर हम आज का डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे।
राइट। फोर्थ वाले का डी रहेगा। स्पॉन्टेनियस एड्जॉर्प्शन मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी विच इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये नेगेटिव है ना। तो अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा ये वाला टर्म, तो डेल्टा एच को हाईली नेगेटिव होना पड़ेगा। फिफ्थ वाला बताओ, फ्रॉन्डलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में कैसा रहेगा। राइट विशाल, फिफ्थ का सी ऑप्शन रहेगा। इसमें अपने देखा था ना, x by m is equal to k then p की पावर 1 by n, राइट। तो इसमें अपन ने देखा था कि लो प्रेशर कंडीशन में 1 by n इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन एक्सट्रीम मतलब हाई प्रेशर कंडीशन में क्या रहता है, 1 by n अप्रोचेस 0, राइट। एंड बीच में जो आपका मॉडरेट प्रेशर रहेगा उसमें ये 1 by n विल बी बिटवीन 0 and 1, राइट। देन सिक्स्थ वाले में, सिक्स्थ वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो x by m बोलते हैं, इसमें से which of the following relationship is not related, it is not related to absorption process। तो सिक्स्थ वाले में देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो x by m इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, तो ये करेक्ट है ना। हमने देखा प्रेशर पे डिपेंड करेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो x by m इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एंड इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, मतलब x by m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो फंक्शन तो है ही सही, मतलब चेंज तो होगा ही सही, ठीक है। देन प्रेशर इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन, तो अगर हाँ मतलब ये तो गैस के लिए होगा कि किसी भी गैस का प्रेशर चेंज करेगा टेम्परेचर के साथ में अगर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया, मतलब तो जो गड़बड़ है वो इसी ऑप्शन में लग रहा है। क्यों? बिकॉज x बाय एम जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा ना टेम्परेचर के। यहाँ पे तो क्या डायरेक्टली कर दिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर x बाय एम बढ़ेगा, x बाय एम शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये वाला रिलेशनशिप गड़बड़ रहेगा, ठीक है।
तो थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है, मतलब एक बार के लिए थोड़ा सा पढ़ने में समझने में टाइम लगेगा, पर हाँ एक बार मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी होगी। ठीक है, देन बताओ सेवेंथ का कैसा रहेगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, करेक्ट है। वॉन्डरवॉल फोर्सेस करेक्ट है, रिवर्सिबल भी बोल देते हैं। ठीक है, नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, नहीं 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 ये गलत हो गया। इसमें कैसा रहता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, इसके आसपास ही रहता है। ये तो इतना है, तो केमिस्ट ऑप्शन का रहता है। ठीक है, हाँ करेक्ट कंचन, करेक्ट विशाल। एट्थ वाले में 8th का बी ऑप्शन, राइट करेक्ट, because the piece of wood has larger surface area, राइट। नाइन्थ का बताओ। नाइन्थ का बी ऑप्शन एंड 10th का भी बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट विशाल, राइट ज्योति। ठीक है, तो आपको एक बार के लिए अभी फिजिक्स ऑप्शन या केमिस्ट ऑप्शन जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस याद आए, उसका कॉन्सेप्ट उसका थ्योरी याद आया। ठीक है, अब हम लोग जो कोलॉइड वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे उसका थोड़ा सा और डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन करा था कोलॉइड्स का, बेस्ड ऑन चार्ज, देन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डीपी, देन हम लोगों ने माइसेल्स के बारे में भी पढ़ा था, एसोसिएटेड कोलॉइड जिनको कहते हैं, और फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिस्कस किए थे। तो इसमें हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने बोला था कि ध्यान रखना, जैसे गोल्ड सॉल का एग्जांपल था, कलर, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लोर किए थे। ठीक है, एंड
इनके ऊपर हम लोगों ने ऐसे कुछ खास क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे थे, तो मैं एक दो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ फ्रॉम दिस पार्ट ओनली। ठीक है, आप लोग आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, ऑलराइट, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये मैंने आपको बोला था ध्यान में रखना है। नोट्स देख सकते हो आप, ठीक है, बट ध्यान रखना कि ये रिवाइज करके रखना पड़ेगा, एग्जाम में थोड़ा नोट्स देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या रहेगा, ये पहले वाले का आंसर। कंचन एंड ज्योति ने दिया है, हाँ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो बटर इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ जेल। ठीक है, स्मोक, स्मोक किसको बोलते हैं, स्मोक इज एक्चुअली एरोसॉल। ठीक है, देन मिस्ट को हम लोग लिक्विड एरोसॉल बोलते हैं। ठीक है, हेयर क्रीम, हेयर क्रीम किस में आता है, हेयर क्रीम आई थिंक इमल्शन में आता है। हेयर क्रीम, हाँ, लिक्विड लिक्विड में रहता है, इमल्शन में रहता है। एंड मिस्ट जो होता है वो, जैसा मैंने आपको बताया, लिक्विड एरोसॉल में रहता है। फिर ये व्हिप्ड क्रीम जो होता है, ये फोम में आता है। ठीक है, ये फोम में रहता है। ठीक है, हेयर क्रीम इमल्शन रहता है। मिस्ट जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड एरोसॉल। स्मोक जो होता है वो एरोसॉल होता है। अच्छा, देन सेवेंथ वाले में टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, करेक्ट, कोलॉइड्स में। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस में भी नहीं ऑब्जर्व होगा। प्रेसिपिटेट में तो क्या हो जाएगा, वो तो ओपेक ही हो जाएंगे, सॉलिड ही हो जाएंगे। पेपर में भी नहीं होगा। अच्छा, एट्स बताओ, इसमें डीपीडीएम बोथ लिक्विड होंगे, उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, राइट विशाल। इमल्शन रहेगा आपका लिक्विड इन लिक्विड। जेल, जेल क्या होता था, जेल वाज लिक्विड इन सॉलिड। एरोसॉल क्या होता था,
सॉलिड इन गैस, फोम, फोम होता था गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये ऐसे एग्जांपल्स ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जैसे मैंने बताया आपको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायोफिलिक। नॉट लायोफिलिक मतलब लायोफिलिक कौन से रहते हैं? ऑर्गेनिक। नॉट लायोफिलिक ये मेटल सल्फाइड, ये इनऑर्गेनिक रहेगा ना। Then size of colloidal particles. हाँ राइट विशाल, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स ऐसे 1 to 100 नैनोमीटर रहेगा ना। 1 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 मीटर to 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर में भी करना है मुझे तो मीटर इज सेंटीमीटर, तो ये 10 की पावर -8 सेंटीमीटर टू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो इन्होंने धोखा कर दिया JCEC वालों ने। बिकॉज एनसीईआरटी में हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम तो एनसीईआरटी का फॉलो करेंगे। देखो एनसीईआरटी में 1 से 100 नैनोमीटर लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। लेट मी टेक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट फॉर यू। सर 3 आएगा। 1000 नैनोमीटर लिखा है राइट एनसीईआरटी में। सर ये इसका आंसर 3 आएगा ना। 10 का पावर -9 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 10 का पावर -7 एंड 7 को 10 का पावर -5 आएगा। सी आएगा ना सर? ये ऑप्शन बैठ रहा है। सो यहाँ पर ये 1000 नैनोमीटर बोल रहा है, तो 1000 नैनोमीटर मतलब कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6 मीटर। 10 की पावर -6 मीटर मतलब 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, है ना। ये एनसीईआरटी है। 10 की पावर -9 से 10 की पावर -6 मीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर। तो अब इसमें फिर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आपका सी लग रहा है, ये इस रेंज के अंदर है। ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फिर हम। जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स पढ़ा था, ठीक है, तो हम लोगों ने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ना था विच वाज कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। कोएगुलेशन, ठीक है, इसको एक और फैंसी नाम बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन। ठीक है, कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब यहां पर नोटिस करना, मैं इसका पहले आपको एक आइडिया देता हूं दैट होता क्या है।
ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट रीड करना। तो स्मॉल अमाउंट में चार्ज चाहिए रहता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कोलॉइड्स स्टेबल रहते हैं। क्यों? बिकॉज ये कोलॉइड्स क्या करते हैं, ये एक्सेस आयंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एंड वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है। ठीक है, बिकॉज आयंस get adsorbed on surface and act as protective layer। ठीक है, बट अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा आयंस डाल देंगे, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लार्जर कॉन्सेंट्रेशन में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो ऑपोजिट चार्ज के आयंस रहेंगे, ठीक है, मान लो मेरा जैसे नेगेटिव सॉल था। नेगेटिव सॉल मतलब मेरा कोलॉइड है एंड कोलॉइड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, बट अगर मैं ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जो ये ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस आएंगे, ठीक है, वो इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस से पॉजिटिव आयंस कैन न्यूट्रलाइज दिस डीपी। ठीक है, और एक बार फिर ये न्यूट्रलाइज हो गए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होने के बाद में अब जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, द न्यूट्रलाइज पार्टिकल दे कैन कंबाइन विद ईच अदर, क्योंकि अब चार्ज तो रहा नहीं उनको रिपेल करने के लिए, और कंबाइन होने पर क्या करेंगे, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सस्पेंशन बन जाएंगे, एंड दे विल सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो ये मैंने एग्जांपल लिया नेगेटिव सॉल का। पॉजिटिव सॉल में पॉजिटिव चार्ज का लेयर होगा और फिर नेगेटिव आयन जाके उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। राइट, तो न्यूट्रल पार्टिकल्स देन स्टार्ट एग्रीगेटिंग, गिविंग पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज व्हिच आर देन प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, सस्पेंशन बन जाएगा, ये कोलॉइड नहीं बचेगा। So this is what coagulation is. ठीक है, तो यहाँ पर कोएगुलेशन का डेफिनेशन अब मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो ये कोएगुलेशन का डेफिनेशन हो गया, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ colloidal particles in an insoluble precipitate by addition of some suitable electrolyte is called coagulation। ठीक है, यहां तक का क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि कोएगुलेशन क्या होता है। अच्छा, अब कोएगुलेशन और फ्लोक्युलेशन के बीच का अंतर देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये जस्ट थोड़ा डेफिनेशन बेस्ड अंतर है, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ भी, सो नोटिस करना। अरे एक मिनट, कोएगुलेशन वर्सेस फ्लोक्युलेशन। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि अगर कम कंसंट्रेशन पर एग्रीगेशन होना शुरू हो जाता है
जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, शेकिंग करके, तो उसे फ्लॉक्यूलेशन बोल देते हैं। बट कोएगुलेशन में रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट आर एडेड। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये आपका फ्लॉक्यूलेशन हो गया। ठीक है, इनफैक्ट मैं दोनों को ऐसे अलग अलग करके लिखता हूँ ताकि आपको भी बेटर समझ में आएगा। ठीक है, पहले फ्लॉक्यूलेशन है, फिर कोएगुलेशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करेंगे और ये फिर रिवर्स भी कर सकते हैं शेकिंग करने पर। कोएगुलेशन में हायर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इलेक्ट्रोलाइट्स का और ये रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब शेकिंग करके, मतलब फिर सॉलिड बन गया, उसको वापस कोलॉइडल साइज में हम लोग लेके नहीं आ पाता है, इतना सा अंतर होता है। ठीक है, अच्छा, अब नोटिस करना कि कोएगुलेशन कैसे कराया जा सकता है। जैसे ये तो मैंने एक तरीका बताया आपको कोएगुलेशन कराने का। ठीक है, कोएगुलेशन कराने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से एक दो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जो कि क्रूशियल है। ठीक है, तो लेट मी पुट द हेडिंग एज important methods of coagulation। ठीक है, पहला मेथड, ठीक है, ये एक फैंसी सा नाम है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्या होता है ये, दिस इज सिंपल माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड colloidal particles under the influence of an external electric field। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है colloidal particles में चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन के अक्रॉस एक ये लगा दें, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैं एक फोटो खींच के आपको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एनसीईआरटी से पिक करेंगे, फिर मैं उसका डेफिनेशन भी आपके लिए लिख दूंगा। ठीक है, मान लो ये जो ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर कोलॉइड भरा हुआ है। ठीक है, फिर आपने क्या डिसाइड करा कि मैं एक तरफ एनोड कनेक्ट करता हूँ, एक तरफ कैथोड कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली एनोड कैथोड में क्या कर दिया है, दे हैव introduced एक मिनट, just a second please। सो मान लो यहाँ पर ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन था, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रहा है।
ठीक है, टिपिकली ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया इन्होंने, ये कैथोड लिखना चाहिए क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा और ये एनोड है, ठीक है, विच विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके जो ये डीपी है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीपी है, ये क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपना चार्ज लूज कर जाएंगे और लूज करने की वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन या फिर हम लोग जो बोलते हैं कोएगुलेशन, वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा सही है बट डायग्राम में गलत ड्रॉ कर दिया। एनोड कैथोड मैं एनसीईआरटी से पिक कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे एक एक करके चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं कोलॉइड के अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, द कोलॉइडल पार्टिकल्स विल स्टार्ट टू मूव अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स किधर जाते हैं, दे मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, और ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ठीक है, द चार्ज on the particles is removed and when they will come closer to each other they will settle down under the effect of they will form aggregate and then settle down under the effect of gravity। ठीक है, अब इसके बाद में we can say the colloidal particles get discharged and are precipitated। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इनफैक्ट द चार्ज इज रिमूव्ड, अरे वो डायग्राम कहाँ गया, the charge is removed, the particles will come closer to each other to form aggregate and then settle down under the influence of gravity। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक नोट करना, इसमें एक और एक टर्म होता है कॉल्ड एज इलेक्ट्रोओस्मोसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस कैसा रहता है, इसमें सॉल्वेंट यानी कि डीएम के पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, इसमें नोटिस करना, इसमें क्या होगा, अगर हम लोग बीच में मेम्ब्रेन लगा देंगे, डीपी के पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देंगे,
ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मीन्स, क्या ऑब्जर्व होता है कि डीपी मूव करने लग जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर अगर कोई मेम्ब्रेन लगा दें जो डीपी के पार्टिकल्स को जाने नहीं दे, ठीक है, डीपी के पार्टिकल्स को रोक ले, फिल्टर करके रख ले, देन व्हाट विल हैपन, जो डीएम है, सॉल्वेंट है, वो मूव करने लग जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, उसको इलेक्ट्रोओस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, नाउ ये तो एक तरीका हो गया कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या रहेगा कि हम लोग, जो मैंने सबसे ऊपर बताया था सबसे सिंपल तरीका, कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डाल दें और उससे ऑपोजिट चार्ज आयंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लें एंड प्रेसिपिटेशन हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और भी तरीके रहेंगे बट ये दो इम्पोर्टेंट है, इन्हीं पे फोकस करो। एनसीईआरटी में और दिए हुए हैं बट ठीक है, उनको रहने दो। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, जैसे मैंने ऊपर बताया, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डालने से जो चार्ज लेयर है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर हम when colloids interact with the ions carrying opposite charge, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा एंड उससे फिर कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें आप नोटिस करना कि अगर मुझे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड को न्यूट्रलाइज करना है तो वो किससे न्यूट्रलाइज होगा, अनायन से। ठीक है, इट इज न्यूट्रलाइज बाय अनायन। और नेगेटिव चार्ज कोलॉइड होगा तो वो किससे न्यूट्रलाइज होगा, कटायन से। ठीक है, so this leads to something called as coagulation power of electrolyte। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, इसी के अंदर इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन में इसी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कोएगुलेशन वैल्यू की एंड उससे हमें समझ में आएगा कोएगुलेशन पावर के बारे में। कोएगुलेशन वैल्यू, ठीक है, या फिर फ्लोक्यूलेशन वैल्यू भी बोलते हैं। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं oops
तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये कोएगुलेशन वैल्यू, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या रहता है यहाँ पे नोटिस करना है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। द मिनिमम concentration of electrolyte required to coagulate 1 liter of colloidal solution। ठीक है, मेरे पास 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्व रखा हुआ है 1 लीटर क्वांटिटी में। तो इसमें मैं कितना इलेक्ट्रोलाइट डालूं कि ये प्रेसिपिटेट कर जाए। ठीक है, कितना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालूं, मिलीमोल्स पर लीटर की यूनिट में रहेगा ये। ठीक है, so you can see the formula will be something as this, that coagulation volume is millimoles of electrolyte upon volume of solution in liters। अब ये बताओ, जो कोएगुलेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कम क्वांटिटी में ही कोलॉइड सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर दे तो वो पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट होगा। मुझे इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करना है, ठीक है, और मुझे इलेक्ट्रोलाइट डाल के करना है। अभी एक इलेक्ट्रोलाइट मुझे 1 मिलीमोल डालना पड़ा और ये कोएगुलेट हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मुझे 2 मिलीमोल डालना पड़ा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट ए था, ये इलेक्ट्रोलाइट बी था, तो कौन ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट रहेगा? ए। राइट, जो कम क्वांटिटी में डलेगा वो ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो यू कैन सिंपली से दैट coagulating or coagulation power is inversely proportional to coagulation value। ठीक है, जितना कम क्वांटिटी में लगेगा उतना पावरफुल मेरा इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, अब यहां पर नोटिस करना that there is a subjective method to compare coagulating power of ions। उसे हम लोग कहते हैं हार्डी शूल्स रूल। ठीक है, मतलब डेफिनेटली एक तो ऑब्वियस सा थॉट आता है अपने दिमाग में। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। कंपेयरिंग कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो एक तो उसमें बहुत ही ऑब्वियस सा रूल आएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इज मोर पावरफुल देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये तो मतलब बताने का जरूरत भी नहीं है, ये तो ऑब्वियस है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर आयंस दे देगा अपने, जो कि कोएगुलेट करेंगे। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर NaCl और 0.1 मोलर से CH3COH। ठीक है, इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा रहेगा?
डेफिनेटली NaCl रहेगा, क्योंकि वो पूरा आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा एंड कोएगुलेट कर देगा, जबकि एसिटिक एसिड तो हार्डली कुछ आयंस देगा। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर कंपैरिजन करना है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना तब काम आता है। देयर इज दिस रूल कॉल्ड एज हार्डी-शूल्स रूल। तो ये क्या कहता है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आपस में कंपेयर करना होता है तो उसमें जिसका चार्ज ज्यादा है उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। greater the charge on the coagulating ion, greater is its power to cause precipitation। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में एक लेट्स से पॉजिटिव कोलॉइड रखा है, पॉजिटिव सॉल रखा हुआ है। ठीक है, एंड मुझे इसको कोएगुलेट करना है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एंड मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइट हैं K4FeCN6, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, देन Na3PO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, देन Na2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, देन से KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब मुझे इनका पावर कंपेयर करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इनमें कोएगुलेटिंग आयन कौन सा है। अगर ये पॉजिटिव सॉल है तो इलेक्ट्रोलाइट का फोकस मुझे कौन सा आयन पे करना पड़ेगा, नेगेटिव आयन पर। तो यहाँ पर आप देखोगे नेगेटिव आयन का चार्ज कितना है, ये -4 रहेगा, ये -3 रहेगा, -2 -1, है ना। इसका जो अनायन है वो रहेगा ये FeCN6 4-, इसका अनायन रहेगा PO4 3-, इसका अनायन रहेगा SO4 2-, इसका अनायन रहेगा इनफैक्ट चलो मैं थोड़ा सा इसका क्या करता हूँ, रुको, इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट दो मुझे, +1 एंड इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ Mg3PO4 होल ट्वाइस, और इसको मैं बोलता हूँ से Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगले एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये मेरे अनायंस हैं, तो हार्डी-शूल्स रूल क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना इनका स्ट्रॉन्ग कोएगुलेशन पावर रहेगा। ठीक है, कोएगुलेटिंग, तो यहाँ पर कोएगुलेशन पावर अगर बोलना है तो उसका ट्रेंड कैसा रहेगा, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोएगुलेशन पावर। और अगर कोएगुलेशन वैल्यू पूछूंगा मैं तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है सबसे कम अमाउंट में लगेगा, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन लगेगा इसका, और ये कोएगुलेशन कर देगा। ठीक है, यहीं पर मान लो, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसी को कॉपी करता हूँ।
इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव सॉल मान लो मेरे पास नेगेटिव सॉल होता, ठीक है, मेरे पास में नेगेटिव सॉल है, ठीक है, और यही इलेक्ट्रोलाइट्स मुझे डालने हैं, ठीक है, इस वाले को हटा देते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स मुझे डालना है। तो अब बताओ इनमें कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या रहेगा? अब यहां पर आप देखोगे, ठीक है, नेगेटिव सॉल है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए मुझे? कटायन के ऊपर, है ना? तो यहाँ पर कटायन क्या क्या है? ये K+ है, ये Mg2+ है, और ये Al3+ है, ठीक है। तो हार्डी-शोल्ज रूल क्या कह रहा है कि आपका चार्ज ज्यादा होगा तो कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा, कम अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है, इस केस में कम अमाउंट में Al2SO4 होल थ्राइस लूंगा मैं, तो मेरा कोलॉइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं कराता हूँ इस पे, तो थोड़ा सा और एक आइडिया लगेगा। लेट्स से, हाँ, इसमें क्या होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, कौन सा टाइप का कोलॉइड का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि FeOH होल थ्राइस कैसा कोलॉइड बनाता है, पॉजिटिव बनाता है कि नेगेटिव बनाता है, और फिर आप कमेंट कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखने, ठीक है। आप चाहिए तो नोट्स में चले जाओ, अभी देख लो, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा टाइप का कोलॉइड ये बना रहा है। और फिर आप इस पे कमेंट कर पाओगे। सॉरी।
तो आप लोगों ने देखा होगा अभी कि FeOH होल थ्राइस, ठीक है, ये पॉजिटिव सॉल्व बनाता है। ठीक है, कैसे? पढ़ाई करके। ये देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ पे कुछ ये बताया था ना, जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स कर रहे थे, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इसमें एग्जांपल बताए थे। तो ये मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स में आप नोटिस करोगे ये FeOH होल थ्राइस, इसका मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाया था। ये कौन सा सॉल्व बना रहा है? ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बना रहा है। तो उस चीज का नॉलेज यहाँ पे लगेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्व बना रहा है। पॉजिटिव चार्ज सॉल्व बना रहा है मतलब यहाँ पर मुझे क्या कंपेयर करना है? अनायंस कंपेयर करने हैं। यहाँ पर Cl माइनस अनायन है, यहाँ पर S2 माइनस है, यहाँ पर PO4 3 माइनस अनायन है, और यहाँ पर SO4 2 माइनस है। तो कौन सा वो रहेगा जिसका मैक्सिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, मैक्सिमम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा? मिनिमम कोएगुलेशन पावर। ठीक है, तो मिनिमम कोएगुलेशन पावर किसका रहेगा? जो -1 आयन है, जिसका चार्ज सबसे कम है, राइट? तो यस, NaCl, राइट विशाल, राइट दामिनी, ये ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला तो काफी इजी करके दे दिया आपको क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप याद करोगे, मान लो इसमें ये वैल्यूज भी नहीं दिए होते, ठीक है, एक बार के लिए लेट से मान लो ये वैल्यूज में छुपा देता हूँ। ठीक है, मान लो ये वैल्यूज मैंने छुपा दिए। अब आपको बोल रहा हूँ कि AS2S3 का कोएगुलेशन करना है, तो आप कैसे प्रोसीड करोगे? तो पहले तो आप ये बताओगे कि AS2S3 कैसा सॉल्व बनाता है, पॉजिटिव बनाता है कि नेगेटिव बनाता है? नेगेटिव। नेगेटिव बनाता है। कि अपन ने देखा था वापस से लास्ट क्लास में दैट ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था मेटल सल्फाइड्स, ठीक है, ये नेगेटिव सॉल्व बनाते हैं। ये AS2S3 का एग्जांपल भी मैंने आपको इलेबोरेट करके दिया था। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर क्लियर हो गया दैट ये नेगेटिव सॉल्व बनाएगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव सॉल्व बनाएगा तो मुझे यहाँ पर क्या देखना है? कटायंस। तो ये +1 कटायन है, ये +2 कटायन है, और ये +2 कटायन है। ठीक है, तो अगर कोएगुलेशन पावर के बारे में बात करेंगे तो 1 का सबसे कम रहेगा। ठीक है, इन तीनों में 1 का सबसे कम रहेगा, तो वो ऑप्शन मुझे सिर्फ थर्ड में ही दिख रहा है। अभी 2 और 3 में कंपेयर करना मुश्किल रहेगा, मुझे और डेटा लगेगा, क्योंकि दोनों में +2 चार्ज ही है। ठीक है, तो फिर इसके लिए उन्होंने बोला कि चलो कोएगुलेशन वैल्यू भी दे देते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जिसका सबसे कम कोएगुलेशन वैल्यू रहा उसका पावर सबसे ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो 3 और 2 में MgSO4 का कोएगुलेशन वैल्यू कम है, तो उसका कोएगुलेशन पावर ज्यादा है। ठीक है, ये समझ में आया? एक आध क्वेश्चन और कर रहा हूं इसके ऊपर। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो, ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था उसके ऊपर बेस्ड है। अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने कोएगुलेशन वैल्यू का फॉर्मूला बताया। कोएगुलेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, एक मिनट, ये फॉर्मूला याद रखना, आंसर करो अभी।
राइट, तो इसमें आप कैलकुलेट कर लो मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने लगेंगे, 5 इंटू 1, ठीक है, ये मिलीमोल्स आ जाएंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml है, मतलब 0.1 लीटर है, तो ये 50 आ गया, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें जो है दो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो टुवर्ड्स कैथोड मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस मीन, कोलॉइडल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है कोलॉइड पार्टिकल्स अगर कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव सॉल्व रहेगा, पॉजिटिव कोलॉइड रहेगा, तो यहाँ पर जो अनायंस हैं वो मैटर करेंगे, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, ठीक है, FeCN6 4 माइनस, Cl माइनस, तो इसमें कैसा रहेगा, इस थर्ड वाले का चार्ज सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय सेकंड वाला, फॉलोड बाय फर्स्ट, फॉलोड बाय फोर्थ, तो ये इनका कोएगुलेटिंग पावर रहेगा। हाँ राइट कंचन, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक which is called as गोल्ड नंबर, ठीक है, और you can say protecting power of lyophilic colloids, ठीक है। सो इन फैक्ट लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस गोल्ड नंबर, फिर मैं प्रोटेक्टिंग पावर के बारे में बात करूंगा। गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स, तो यहाँ पर नोटिस करना किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। सो ये एनसीईआरटी में नहीं, बट कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो मैं आपकी बुकलेट से ही अलग से आपको निकाल के बताऊंगा इसका इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो लायोफिलिक सॉल्व्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पहले आप कॉन्सेप्ट समझना। कि होता क्या है, जैसे जो लायोफोबिक सॉल है, ठीक है, लायोफोबिक मतलब जो अभी हमने देखे आर्सेनिक सल्फाइड का या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड का, तो ये क्या होते हैं, these lyophobic salts they are less stable, ठीक है। lyophobic salts they are readily precipitated by electrolytes, small quantity of electrolyte डालेंगे उसके अंदर तो वो precipitate हो जाते हैं, ठीक है। बट लायोफिलिक सॉल्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लायोफिलिक सॉल्ट्स थोड़े स्टेबल होते हैं, ठीक है, उनमें मतलब वो इजीली कोलॉइड नहीं होंगे, सॉरी इजीली कोएगुलेट नहीं होंगे, उनमें ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट लगता है उनको कोएगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना दैट देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलॉइड यूजिंग
लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, जैसे मान लो गोल्ड का सॉल है, ठीक है, गोल्ड का कोलॉइड है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा लायोफोबिक कोलॉइड का एग्जांपल क्या हो गया, से गोल्ड सॉल। ठीक है, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है प्रेसिपिटेट होने से, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या करेंगे, यहाँ पर आप जैसा नोटिस कर रहे हो, ये लायोफिलिक कोलॉइड्स इस लायोफोबिक कोलॉइड के पार्टिकल्स के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट दे कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम कोएगुलेटिंग, दे कैन प्रिवेंट द लायोफोबिक कोलॉइड फ्रॉम कोएगुलेटिंग। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलॉइड के एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे आप यहाँ, सॉरी, लायोफिलिक कौन से मैं ऐड कर सकता हूँ, लायोफिलिक सॉल्ट्स मतलब लाइक ऐसे जेलेटिन, स्टार्च, गम, इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट आई कैन प्रोटेक्ट द कोलॉइड। तो इस प्रोटेक्टिव पावर को, ठीक है, मेजर करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करा जाता है विच इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। ठीक है, क्या होता है वो गोल्ड नंबर। ठीक है, गिव मी जस्ट 1 मिनट, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मुझे 2 मिनट दो गाइस, मैं 2 मिनट में वापस रिज्यूम करता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई हैव अ कॉल कमिंग।
Hi guys, sorry I was caught up in that call. All right. So जैसा मैं आपको बता रहा था अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज गोल्ड नंबर, ठीक है। तो इसमें कैसा रहता है, एक लायोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट करते हैं एक लायोफिलिक कोलॉइड से, ठीक है। तो अब कितना लायोफिलिक कोलॉइड लगेगा टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलॉइड, इसको कहा जाता है गोल्ड नंबर, ठीक है। दिस प्रोटेक्शन पावर सॉरी इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटी कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। तो ये गोल्ड नंबर होता क्या है, यहाँ पर नोटिस करना, इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। दिस इज समथिंग व्हिच इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखाता हूँ फिर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा। सो यहाँ पर नोटिस करना दैट हमारा लायोफोबिक कोलाइड जो है वो है गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। नाउ ये मेरा गोल्ड सॉल है, ये मेरा लायोफोबिक कोलॉइड है, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक 10 ml अमाउंट इसका रखा हुआ है, ठीक है। 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। फिर अब इसके अंदर मैं कितना मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड डालूं, ठीक है। मैं इसके अंदर कितना मिलीग्राम्स, ठीक है, मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड मैं इसमें डालूंगा, such that it can prevent precipitation, such that it can prevent precipitation ठीक है। if I add एक मिनट, लायोफोबिक कोलॉइड है ये अपना, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ, कितना 1 ml, ठीक है। एंड ये 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml इसका क्वांटिटी में डालूंगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन करने पर क्या करता है ये गोल्ड सॉल्ट, क्या होगा एक्चुअली अपना कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। इट चेंजेस द कलर रेड टू ब्लू कर लेता है ये, ठीक है। प्रेसिपिटेशन होने पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट गोल्ड सॉल्ट का जो कलर रहता है वो पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देता हूं,
तो उससे ये गोल्ड सॉल्व अभी जो रेड कलर का है वो फिर ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको इसको थोड़ा सा और बेटर करके समझाता हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो गए होगे अभी। लेट मी मेक इट मोर सिंपल फॉर यू। ठीक है, ये गोल्ड नंबर का डेफिनेशन है आपका। सो यहाँ पर नोटिस करना, मेरे पास में अभी AU यानी कि गोल्ड का सॉल है। ठीक है, ठीक है, 10 ml है, राइट। एंड ये अभी किस कलर का है? ये रेड कलर का है। ठीक है, सो आई हैव दिस स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल। ठीक है, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल कैसा है? रेड कलर का है, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम फोटो में भी बताया था। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूँ, ठीक है, इफ वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट तो क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन हो जाएगा। कोएगुलेशन occurs which increases particle size and then the color of the sol। ठीक है, आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज बताया था, आप नोटिस करोगे ये गोल्ड के सॉल के बारे में। ये वाला कम पार्टिकल साइज है। ठीक है, गोल्ड सॉल जो है कम पार्टिकल साइज में रेड कलर का रहता है, एंड ज्यादा साइज हो जाता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर? 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। ठीक है, इस लायोफोबिक सॉल में अगर मैं ये डाल दूंगा तो इससे क्या हो जाएगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका AU सॉल रहेगा, बट इसका कलर अब ब्लू हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब मुझे ये चीज अवॉइड करनी है, मुझे ये चीज प्रिवेंट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने गोल्ड सॉल को प्रोटेक्ट कर सकता हूं बाय एडिंग लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, सो ये जो यहां से यहां का कन्वर्जन हुआ, दिस इज समथिंग विच कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, दिस कलर चेंज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्री एडिंग। ठीक है, पहले से ही प्री एडिंग अ लायोफिलिक सॉल to protect the लायोफोबिक सॉल। ठीक है, एंड कितना मिलीग्राम्स लगेगा टू प्रोटेक्ट दिस, वो उसका गोल्ड नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स of hydrophilic colloid that is required to just prevent this color change, just prevent this precipitation,
that is what is called as the gold number of the lyophilic colloid. ठीक है, the minimum milligrams of lyophilic colloid added to prevent this color change is called the gold number. ठीक है, गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड. ठीक है, तो अगर मुझे मान लो ज्यादा क्वांटिटी में लायोफिलिक कोलॉइड लगेगा, ठीक है, अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी में लायोफिलिक कोलॉइड लगेगा तो मतलब गोल्ड नंबर उसका ज्यादा होगा, तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिंग पावर कम है कि ज्यादा है? अगर मुझे ज्यादा अमाउंट में कोलॉइड लग रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसकी पावर कम होगी कि ज्यादा होगी? कम. कम होगी. तो यू कैन अगेन नोटिस द फॉर्मूला दैट द प्रोटेक्टिव पावर is inversely proportional to the gold number. ठीक है, जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा होगा मतलब उसका अमाउंट ज्यादा लग रहा है ना, तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम है. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे गोल्ड नंबर का, अगर मैं आपको डेटा दूं, ठीक है, एंड आप उसको बोलोगे कि लेट्स से, याद नहीं करना है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ. ठीक है, मान लो मैं ये आपके सामने लिख देता हूँ, गोल्ड नंबर डिफरेंट डिफरेंट लायोफिलिक कोलॉइड्स के. तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर किस कोलॉइड की है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम प्रोटेक्टिंग पावर जिलेटिन. जिलेटिन की, क्योंकि उसका गोल्ड नंबर सबसे कम है. ठीक है, याद नहीं करना है डेटा, बस आपको इतना जरूर ध्यान रखना ये. ठीक है, कि गोल्ड नंबर का डेफिनेशन क्या होता है. ठीक है, मैं इस पे एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि इट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनली. जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है. ठीक है, बताओ इसका आंसर.
क्या रहेगा आंसर? गोल्ड नंबर सबसे कम डी का है तो उसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा रहेगा, ए का सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर है तो उसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम रहेगा। ठीक है, हाँ राइट राहुल। देन गोल्ड नंबर किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्टिव कोलॉइड। ठीक है, जो लायोफिलिक कोलॉइड हम लोग बता रहे हैं उसके बारे में गोल्ड नंबर का डिस्कशन होता है। ठीक है, देन 4 डिफरेंट कोलॉइड्स के गोल्ड नंबर आपको दिए हुए हैं, किसका एक्शन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? अभी हमने नोटिस किया दैट प्रोटेक्टिंग पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू गोल्ड नंबर, तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम है उसका प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ में आया, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स, दैट इज दिस कोएगुलेशन। ठीक है, ऑलराइट, सो विद दिस हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंट पार्ट भी डिस्कस कर लिया है चैप्टर का। ठीक है, नाउ अब आपके पास में आएंगे नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, सो एज अ ओवरऑल क्विक रिकैप अगर मैं आपको दूं तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। ठीक है, कोलॉइड्स वाले पार्ट में, ठीक है, एडजॉर्प्शन वाला पार्ट तो ठीक है वो अलग था, हमने देख लिया था, बट कोलॉइड्स वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि आखिर कोलॉइड होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ सरफेस केमिस्ट्री इन अंडरस्टैंडिंग कोलॉइड्स। देन इसके बाद में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस किया कि क्लोराइड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, और हम लोगों ने 4 क्लासिफिकेशन देखे थे। एक था फिजिकल स्टेट के ऊपर बेस्ड, ठीक है, उसमें 8 टाइप के कोलॉइड्स का डिस्कशन हुआ था विद एग्जांपल्स। देन दूसरा था बेस्ड ऑन डीपीडीएम इंटरेक्शन, जिसमें हमने लायोफोबिक लायोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में समझा, उनके डिफरेंसेस समझे, एग्जांपल्स समझे। देन थर्ड क्लासिफिकेशन मैंने किया बेस्ड ऑन चार्ज ऑन डीपी, पॉजिटिव कोलॉइड एंड नेगेटिव कोलॉइड, एंड अगेन उसमें एग्जांपल्स बहुत क्रूशियल है। एंड देन फोर्थ क्लासिफिकेशन मैंने आपके लिए करा विच वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डीपी। ठीक है, जिसमें मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में बात करा। ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स को हम लोग माइसेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड उसमें एसोसिएटेड कोलॉइड्स माइसेल्स के लिए थोड़ा डिटेल भी ऑब्जर्व किया था। ठीक है, देन आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स बताया। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये सब एक्सप्लोर करी ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, एंड देन आज की क्लास में आर की फोकस वाज ऑन कोएगुलेशन। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें मैंने आपको कोएगुलेटिंग पावर या कोएगुलेशन वैल्यू के बारे में बताया, हार्डी-शुल्ज रूल के बारे में बताया, राइट, एंड देन गोल्ड नंबर के बारे में भी बताया। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है प्रेपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड्स को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग जाएंगे।
ठीक है, अब इसमें नोटिस करना, ये जो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स वाला पार्ट मैं आपको कराऊंगा, दिस इज प्राइमरीली फॉर लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, ये लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, ये लायोफोबिक कोलॉइड्स में, ठीक है, प्रिपरेशन स्पेशल मेथड से होगा। ठीक है, लायोफिलिक में तो कैसा होता है, सिंपल मिक्सिंग कर दो, शेकिंग कर लो तो कोलॉइड बन जाता है। ठीक है, लायोफिलिक में। बट लायोफोबिक में स्पेशल मेथड्स लगेंगे, तो वो स्पेशल मेथड्स हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी द नेक्स्ट पार्ट दैट वी विल बी स्टडिंग अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, और इनफैक्ट चलो अभी तो टाइम हो ही गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, विच इज प्रेपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये एक्चुअली लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक छोटी मोटी बस ये जेल और इमल्शन के ऊपर थोड़ा सा नोट्स हैं। ठीक है, बाकी दिस चैप्टर विल बी डन इन दिस वीक। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्लास में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीक, मतलब इसी वीक में तो कंप्लीट कर लेंगे, अगर मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराऊंगा साथ में, तो इस वीक में ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, चलो फिर आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से रिज्यूम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स से। ठीक है, कुछ डाउट पूछना है आप लोगों को? एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? All right, then let's close the session. Thank you guys.